हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन हम सबके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इजी आयुर्वेदा विद विक्की। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हिक्का एक ऐसी व्याधि है जहां से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। लॉन्ग में आपसे पूरी व्याधि के बारे में पूछा जाता है और शॉर्ट नोट्स जो यहाँ से बनता है वो या तो भेद से या तो लक्षण से बनता है। बहुत से स्टूडेंट भेद में कंफ्यूज होते हैं, तो आज हम भेद भी एक सिंपल निमोनिक के साथ देखने वाले हैं ताकि आपको इजीली भेद याद हो पाए। तो चलिए हिक्का को एक सिंपल वे में और कुछ निमोनिक के साथ देखते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यदि कोई भी व्याधि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है तो उसको कैसे लिखना होता है, किस पैटर्न में लिखना होता है। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में उसकी लिंक आ रही होगी, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। हिक्का को भी हम सेम उसी निमोनिक के साथ देखने वाले हैं। वो निमोनिक क्या होती है? T10। तो T10 का मतलब होता है 10 टॉपिक्स जो कि आपको लिखने होते हैं यदि आपसे 20 मार्क्स में कोई भी व्याधि पूछी जाती है। तो T10 में कौन कौन से टॉपिक्स आता है इसको हमने डिवाइड किया था 3+3+3+1 में। जो फर्स्ट 3 आते हैं वो होते हैं परिचय, निरुक्ति, व्युत्पत्ति और परिभाषा। जो मिडल 3 होते हैं वो आते हैं निदान, पूर्वरूप, संप्राप्ति और संप्राप्ति घटक। उसके बाद होते हैं भेद, लक्षण और साध्य साध्यता और लास्ट में चिकित्सा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें जो भेद है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों? क्योंकि भेद को देखते हुए ही हम उस व्याधि के लक्षण लिखते हैं, भेद को देखते हुए ही हम उस व्याधि की साध्य साध्यता लिखते हैं और भेद को देखते हुए ही हम उस व्याधि की चिकित्सा लिखते है। तो ये T10 आपको फॉलो करना है, इसी सीक्वेंस से आपको उस व्याधि के बारे में लिखना होता है। तो चलिए हिक्का को T10 निमोनिक के जरिए देखते हैं। परिचय स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। आप अपने डाउट्स और क्वेश्चन मुझसे इंस्टा पर भी पूछ सकते हैं, मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। हिक्का का परिचय। हिक्का एक प्राणवह स्रोतस व्याधि है। हिक्का कई व्याधियों का लक्षण भी है और एक स्वतंत्र व्याधि भी है। जैसे कि हम सभी को पता है जो हिक्का है वह अपने आप में कई व्याधियों के लक्षण भी है और अपने आप में एक स्वतंत्र व्याधि भी है। प्राचीन संहिताओं में हिक्का और श्वास का वर्णन एक साथ किया गया है। हम सभी को पता है जहां भी हिक्का आता है वहां भी श्वास का वर्णन हमें देखने के लिए जरूर मिलता है। क्या बोला गया है उसके बाद कि हिक्का एवं श्वास में निदान, संप्राप्ति व चिकित्सा में समानता होते हुए भी लक्षणों एवं पीड़ादायक स्वरूप में पर्याप्त भिन्नता मिलती है। जो हिक्का और श्वास है इन दोनों में निदान, संप्राप्ति व चिकित्सा सेम रहते हुए भी इनके लक्षणों और पीड़ादायक स्वरूप में पर्याप्त भिन्नता हमें देखने के लिए मिलती है। हिक्का तथा श्वास ये दोनों कफ और वात से उत्पन्न होते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, कफ और वात। उसके बाद क्या बोला गया है कि इनकी उत्पत्ति पित्त स्थान आमाशय से होती है। जो इनकी उत्पत्ति होती है वो पित्त स्थान आमाशय से होती है। ये दोनों रोग हृदय एवं रस रक्त आदि धातुओं का शोषण करते हैं। तो ये था हिक्का का परिचय। अब हम चलते हैं हिक्का की निरुक्ति और व्युत्पत्ति की ओर। हिग्ति कृत्वा कायति शब्दतीति हिक्का, ये हमारी दलहन ने हिक्का की निरुक्ति दी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट निरुक्ति है। हिग्ति कृत्वा कायति शब्दतीति हिक्का। अब आप देखिएगा जो दूसरी निरुक्ति जो माधव निदान ने बोली है वो क्या बोला गया कि आपको सिर्फ हिग्ति को ब्रेक कर देना है 2 वर्ड में। उसमें जो दलहन ने बोला था वो हिग्ति बोला था और जो माधव निदान ने बोला है वो हिक इति बोला है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये ब्रेक कर देना है, बाकी सब चीज इसमें सेम रहेगी। तो आप देखिएगा दोनों निरुक्ति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिग्ति कृत्वा कायति शब्दति इति हिक्का दलहन ने बोला है और हिक इति कृत्वा कायति शब्दति इति हिक्का ये माधव निदान ने बोला है। उसके बाद क्या बोला गया है कि हिक्का महाप्राचीरा पेशी मतलब डायफ्राम के एकांशिक आयाम स्पाज्म, स्पाज्म का मतलब होता है इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है जो कि अनियमित रूप से होती है। इस स्पाज्म के कारण श्वास मार्ग के द्वार अनियमित रूप से बंद होने से वायु के प्रवेश तथा निर्गम में रुकावट होती है, फलस्वरूप हिक्का उत्पन्न होती है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज कि कैसे हमारी हिक्का उत्पन्न होती है। तो क्या बोला गया कि हिक्का महाप्राचीरा पेशी मतलब डायफ्राम के
एकांशिक आयाम यानी स्पाज्म के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, जो कि अनियमित रूप से होती है। इस स्पाज्म के कारण श्वास मार्ग के द्वार अनियमित रूप से बंद होने से वायु के प्रवेश और निर्गम में रुकावट होती है, जिसके फलस्वरूप हिक्का उत्पन्न होती है। तो ये थी हिक्का की निरुक्ति। अब हम चलते हैं हिक्का की परिभाषा की ओर। शरीर के द्वारा हिक ऐसे शब्द के साथ श्वास का भार फेंके जाना ही हिक्का कहलाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है। दूसरी परिभाषा आप बोल सकते हैं कि जिस रोग में हिक हिक की ध्वनि कंठ से निकलती है उसे हिक्का कहते हैं। आधुनिक भाषा यानी मॉडर्न में इसे हिक कफ अथवा हिचकी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था इसकी परिभाषा। अब हम चलते हैं निदान की ओर। निदान हमको 3 प्रकार से इसके लिखने हैं: आहारजन्य निदान, विहारजन्य निदान और अन्य निदान। आहारजन्य निदान में आप लिख सकते हैं गुरु रूक्ष्ण शीतल व विदारी आहार के सेवन से एवं अजीर्ण होने पर। उसके बाद आप विहारजन्य निदान में लिखेंगे कि शीतल स्थान पर निवास करने से, धूम और धूल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निदान है ये भी, त्रिवायु के सेवन करने से, अति व्यायाम से, अति मैथुन से, वेग धारण आदि, ये सारे हमारे विहारजन्य निदान बन जाते हैं। अन्य निदान इसके जो होते हैं वो वमन और विरेचन का अतियोग। ठीक है, तो ये हमारे हिक्का के निदान होते हैं। इसी सीक्वेंस में आपको लिखना होता है। उसके बाद अब हम चलते हैं पूर्ण रूप की ओर। पूर्ण रूप में मैंने 2 स्टार लगाए हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पूर्ण रूप है, आप सभी को ध्यान रखना है, चाहे आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, या आप अपनी पीजी एंट्रेंस की तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप सभी को याद करना होता है। क्या बोलता है ये श्लोक, आइए इसे देखते हैं। क्या बोला गया है कि कंठो रस गुरुत्तम च वदनस्य कषायता हिक्का नाम पूर्व रूपाणी कुशीराटोप एव च। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप सभी को ये श्लोक याद होना चाहिए। कंठो रस गुरुवत्तम च वदनस्य कषायता हिक्का नाम पूर्व रूपाणी कुशीराटोप एव च। क्या बोला गया है कि अर्थात कंठ एवं उरह प्रदेश में भारीपन, मुख में कसेला स्वाद होना, उदर में आद्यमान और अर्ती, जो कि सुश्रुत ने बताई है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। आई रिपीट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप सभी को ये श्लोक याद होना चाहिए। कभी कभार ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है। तो जिस स्टेट में 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वहां सिंपल क्वेश्चन बन जाता है कि हिक्का का पूर्ण रूप, तो वहां पर आपको ये श्लोक लिखना होता है। कंठो रस गुरुवत्तम च वदनस्य कषायता हिक्का नाम पूर्व रूपाणी कुशीराटोप एव च। तो ये था हिक्का का पूर्ण रूप। अब हम चलते हैं हिक्का की संप्राप्ति की ओर। हिक्का की संप्राप्ति, निदानों के सेवन से हमारी जो वायु है वह प्रकोपित हो जाती है। इस प्रकोपित वायु के द्वारा उर स्थित कफ को ऊपर की ओर उभारा जाता है, जिसमें कफ और वायु दोनों रहती है, जिसके कारणवश हमारा प्राण, अन्न और उदक वह स्रोतस में रुकावट होती है और इस रुकावट के कारण हिक हिक की ध्वनि के साथ हिक्का की उत्पत्ति होती है। आई रिपीट, निदानों के सेवन से हमारी जो वात है, जो वायु है, वह प्रकोपित हो जाती है। इस वायु के द्वारा उर स्थित कफ को ऊपर की ओर उभारा जाता है, जिसमें कफ और वायु दोनों होती है, जिसके कारणवश प्राण, अन्न और उदक वह स्रोतस में रुकावट होती है और इस रुकावट के कारण हिक हिक ध्वनि के साथ हिक्का की उत्पत्ति होती है। संप्राप्ति घटक दोष हम सभी को पता है, कफ और वायु में भी हमारी पहली 2 प्राण और उदान वायु, इसके दोष है। दूसरे इसमें आ जाता है रस और श्वास वायु, अधिष्ठान आ जाता है आमाशयोत और स्वर यंत्र, और जो स्रोतस है आप सभी को पता है प्राण, अन्न और उदक वह स्रोतस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये थी हिक्का की संप्राप्ति। अब हम चलते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिक्का की भेद की ओर। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि भेद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि भेद को देखते हुए ही हम किसी भी व्याधि के लक्षण लिखते हैं, साध्यता लिखते हैं और चिकित्सा लिखते हैं। तो आइए आज हम हिक्का के भेद और प्रकार देखते
है। तो हिक्का आप सभी को पता है 5 प्रकार के होते हैं। अब इनके नाम याद करने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये पूछे भी जाते हैं भेद, ठीक है। तो आपको इसके लिए एक निमोनिक याद करनी होती है। वो निमोनिक क्या है कि महागंभीर से व्याप्त शूद्र ने अन्न खाया। तो यहाँ देखिएगा जो मैंने रेड रेड से और ग्रीन ग्रीन से लिखा है, इसकी भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है। आइए अभी मैं बताता हूँ। पहले आपको ये निमोनिक याद करनी पड़ेगी कि महागंभीर से व्याप्त शूद्र ने अन्न खाया। तो ये निमोनिक है, आइए इसे डिकोड करते हैं। तो महा से बन जाता है हमारा महाहिक्का, गंभीर से बन जाता है हमारा गंभीर हिक्का, व्याप से बन जाता है हमारा व्यपेता हिक्का, शूद्र से बन जाता है हमारा शूद्र हिक्का और अन से बन जाता है हमारा अंजा हिक्का। तो ये 5 प्रकार के हिक्का होते हैं, महा से महाहिक्का। और आप सभी को याद रखना है कि जो शुरू के 3 होते हैं, मतलब महाहिक्का, गंभीर हिक्का और व्यपेता हिक्का, तो ये हमारे असाध्य होते हैं। और तभी मैंने इन्हें रेड से लिखा है, ग्रीन से इसलिए लिखा है क्योंकि जो ये शूद्र हिक्का और अंजा हिक्का होता है ये हमारे साध्य होते हैं। तो आपको ये निमोनिक याद करनी होती है, महागंभीर से व्याप्त शूद्र ने अन्न खाया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, आप सभी ने ये याद कर ही लिए हैं 5 भेद, तो क्यों ना हम इसका एक श्लोक याद कर ले। अब हमें थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। वैसे तो आप सभी स्मार्ट है है, लेकिन तब भी हमें थोड़ा सा स्मार्ट और बनना है। देखिएगा क्या श्लोक है। सिर्फ हमें क्या लिखना है कि पंच हिक्का इति, 5 प्रकार के हिक्का होते हैं। कौन कौन से, बस आपको इनके नाम लिख देना है कि महति मतलब महाहिक्का, फिर गंभीर, व्यपेता, शूद्र, अंजा, च, ठीक है। तो ये हमारा श्लोक है, चरक सूत्र स्थान 19/4 का श्लोक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। आपको अगर ये नाम याद है तो आप इसका एक श्लोक भी बना सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है और आपका एक श्लोक भी तैयार हो जाता है। तो भेद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साध्य कौन कौन से होते हैं, असाध्य कौन कौन से होते हैं, आपको ये याद करने होते हैं। तो ये थे हमारे हिक्का के भेद। अब हम चलते हैं हिक्का के लक्षण की ओर। लक्षण भी हम भेद के अनुसार ही देखेंगे। सबसे पहले हम महाहिक्का के लक्षण देखेंगे, फिर गंभीर हिक्का के लक्षण देखेंगे, फिर व्यपेता हिक्का के लक्षण देखेंगे, फिर शूद्र हिक्का के लक्षण देखेंगे और उसके बाद लास्ट में जो हमारा बचता है अंजा हिक्का के लक्षण देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं महाहिक्का के लक्षण की ओर। आप सभी को पता है कि जो हमारा महाहिक्का होता है वह असाध्य होता है। अब आपको यहाँ पर रटना नहीं है, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग यूज करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वे में पढ़ना है। अब महा वर्ड क्यों आया है यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है कि महाहिक्का ही क्यों बोला गया है इसे। तो क्यों बोला गया महाहिक्का, क्योंकि महावेग युक्त व महाउपद्रव युक्त होने से इसे महाहिक्का कहते हैं। जो ये हिक्का होती है महाहिक्का, इसमें जो वेग आता है वो महावेग होता है और महाउपद्रव, इसमें ज्यादा उपद्रव होते हैं, इसीलिए इसे महाहिक्का कहा गया है। और क्या बोला गया है, यह शीघ्र ही प्राण हरण करने वाली होती है। जो ये महाहिक्का होती है ये शीघ्र ही प्राणों को हरने वाली होती है, इसीलिए ये असाध्य भी होती है। अब इसके लक्षण देखेंगे। लक्षण क्या बोला गया है, सबसे पहले क्या बोला गया है कि इसमें 1 2 3 वेग एक साथ आते हैं। इसमें 1 2 3 जितने वेग है वो एक साथ आते हैं। दूसरा क्या बोला गया है, शंख प्रदेश में जकड़ाहट होती है। उसके बाद क्या बोला गया है, नेत्र अक्षुपुरीत रहते हैं, मतलब नेत्र आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया कि संपूर्ण शरीर में कंपन आदि होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है महाहिक्का, ठीक है। आपको बस वर्ड याद करना है, महा क्यों आया है, महा मतलब इसमें महावेग होते हैं, महाउपद्रव होते हैं, इसलिए इसे महाहिक्का बोलते हैं। यह शीघ्र ही प्राणों को हरने वाली होती है, असाध्य होती है। इसके लक्षण क्या है, इसमें 1 2 3 वेग एक साथ आता है, शंख प्रदेश में जकड़ाहट होती है, नेत्र अक्षुपुरीष रहता है और संपूर्ण शरीर में कंपन आदि रहती है। तो इसी को देखते हुए आपको इसके लक्षण लिखने हैं। अब हम दूसरी हिक्का की ओर चलते हैं, जो है हमारा 2nd नंबर की गंभीर हिक्का के लक्षण। तो आपको पता है, ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है कि गंभीर हिक्का भी हमारी असाध्य होती है। अब यहां पर गंभीर वर्ड क्यों आया है, क्यों गंभीर हिक्का बोला गया है। गंभीर हिक्का क्यों बोला गया है, देखिएगा कि गंभीर शब्द, ठीक है, मतलब आवाज, गंभीर शब्द या प्रतिध्वनि युक्त हिक्का गंभीर हिक्का कहलाती है। जो ये हिक्का होती है इसमें जो शब्द निकलता है वो गंभीर होता है, इसीलिए ठीक है इसे गंभीर हिक्का कहा गया है। उसके बाद क्या बोला गया है कि यह पक्वाशय व नाभि से उत्पन्न होती है। आपको इनके अधिष्ठान भी याद होने चाहिए कि यह पक्वाशय व नाभि से उत्पन्न होती है। अब इसके लक्षण क्या रहता है, लक्षण देखिएगा कि आंखों के सामने आगे अंधेरा छाना, ठीक है, इसमें आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और रोगी कभी भी मूर्छित हो जाता
है। तो ये है गंभीर हिक्का। आपको याद करना होता है गंभीर क्यों आया, सिर्फ ध्वनि के कारण, जिसमें जो आवाज आती है वो गंभीर होती है, इसलिए उन्होंने गंभीर हिक्का बोल दिया। असाध्य होता है, लक्षण आपको याद करने हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं, जो हमारी 3rd नंबर की हिक्का है वो है व्यपेता हिक्का। ये भी हमारी असाध्य होती है, आप सभी को पता है। अब इसके लक्षण क्या बोले गए कि चतुर्विध अन्न, ठीक है, जो हमारे 4 प्रकार के अन्न हैं, चतुर्विध अन्न के सेवन होने से होने वाली तथा जत्रुमूल से प्रारंभ होने वाली हिक्का व्यपेता हिक्का कहलाती है। अब यहाँ जत्रुमूल ये भी आपको याद रखना है कहाँ से आरंभ होती है, कभी कभार एंट्रेंस में एग्जाम ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो आपको ये याद करना होता है। उसके बाद इसके लक्षण देखेंगे कि वेग निरंतर ना होकर रुक रुक कर आते हैं। जो व्यपेता हिक्का होती है इसमें जो वेग है वह निरंतर नहीं रुक रुक के आते हैं। उसके बाद क्या बोला गया कि चेतना का नाश होता है, वमन अतिसार आदि कभी हो जाते हैं। उसके बाद क्या बोला गया है कि अनपाक होने पर वेग में वृद्धि होती है, ठीक है, जब अनपाक होता है तो वेग जो है इसमें वेग की वृद्धि हो जाती है। जम्भाई लेते समय नेत्रों में जल भर जाता है, जब हम जम्भाई लेते हैं तो हमारे जो नेत्र है इसमें जल भर जाता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो एंट्रेंस एग्जाम, जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, AIPGT की तैयारी करेंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुश्रुत ने व्यपेता के स्थान पर यमला हिक्का का वर्णन किया गया है। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। व्यपेता हिक्का होगी। अब हम चलते हैं शुद्र हिक्का की ओर, ठीक है। तो शुद्र हिक्का आप सभी को पता है एक साध्य हिक्का होती है। क्या बोला गया है इसमें, कभी कभी वह मंद वेग होने से होने वाली हिक्का शुद्र हिक्का होती है। इसमें क्या आता है, कभी कभी या मंद वेग आता है, इसलिए इसे शुद्र हिक्का बोलते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, अल्प वेग वाली तथा शीघ्र शांत हो जाती है। और क्या बोला गया कि व्यायाम एवं परिश्रम से बढ़ती है। जब हम व्यायाम करते हैं या हम हार्ड वर्क करते हैं तो ये कभी कभार बढ़ जाती है, लेकिन ये क्या होती है, साध्य हिक्का हमारी होती है। तो ये थे हमारा शुद्र हिक्का। उसके बाद एक और इसमें लक्षण आता है कि भोजन करने पर वेग शांत हो जाता है। जब हम भोजन करते हैं तो ये जो शुद्र हिक्का है इसका वेग जो है वह शांत हो जाता है। तो ये थी हमारी शुद्र हिक्का। उसके बाद जो लास्ट है हम चलते हैं हमारी अंजा हिक्का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, साध्य होती है तो अनरिलेटेड। अब ठीक है, ये अंजा हिक्का इसका नाम क्यों पड़ा है, तो अंजा हिक्का नेम इंडियन नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि अन, ठीक है, तो अन, ठीक है, तो क्या वो लगा है, ये आपने अपने लाइफ में देखा भी होगा, ठीक है, बहुत ही कॉमन है कि अविधि पूर्वक भोजन के सेवन से, ठीक है, अधिक प्रमाण में शीघ्रता पूर्वक अन्नपान सेवन से, कभी कभार हम शादी में चल जाते हैं, ज्यादा खा लेते हैं तो तब भी ये हो जाती है। अति तीक्ष्ण मग सेवन से, ठीक है, तो ये तो आपने देखा ही होगा, कॉमनली आपको ये देखने के लिए मिलती है। जब भी आप तीक्ष्ण चीज खा लेते हैं या अधिक मात्रा में या अविधि पूर्वक भोजन खा लेते हैं तो ये हिक्का हमें हो जाती है। इसमें क्या होता है, पीड़ित वायु कोष्ठ से गमन कर अंजा हिक्का उत्पन्न करती है। जो इसमें पीड़ित वायु है वो कोष्ठ से गमन कर जाती है, ठीक है, मतलब कोष्ठ से बढ़ जाती है, गमन कर जाती है और अंजा हिक्का उत्पन्न कर देती है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं कि प्राय छींक के साथ, मंद शब्द के साथ उत्पन्न होती है, ठीक है। क्या बोला गया कि जलपान करने से या भोजन करने से कभी कभार स्वतः मतलब अपने आप ही दब जाती है। तो ये तो कॉमनली है, जब भी आपको हिचकी आती है, ठीक है, ये नॉर्मल जो है आप अपनी लाइफ में देखते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल जो हिचकी आती है तो वो अंजा हिक्का होती है। कभी भी आप तीक्ष्ण आहार खा रहे हो या अविधि पूर्वक भोजन कर रहे हो, ठीक है, तो तब ये हिक्का आती है, तो आपके घर में जब बोलते हैं कि पानी पी लो या कुछ खा लो तो वो ठीक हो जाती है, तो वो अंजा हिक्का हमारी होती है। तो ये थे हमारे हिक्का के लक्षण। अब हम चलते हैं साध्य असाध्यता की और जो हमारा 9th पॉइंट है। तो साध्य साध्यता हम सभी ने पहले पढ़ चुकी है कि हिक्का के 5 प्रकार होते हैं। ये महागंभीर से व्याप्त, शूद्र ने अन्न खाया, ठीक है, तो उसको आपको नाम याद करने हैं। और जो फर्स्ट 3 होते हैं ये हमारे असाध्य होते हैं और लास्ट में जो शूद्र है और अंजा हिक्का ये हमारी साध्य हिक्का होती है, ठीक है। जो पहले की 3 है महागंभीर व्यपेता हिक्का ये हमारी असाध्य होती है और लास्ट के जो 2 है शूद्र हिक्का और अंजा हिक्का ये हमारी साध्य होती है। तो ये भी साध्यता भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं हमारा लास्ट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, चिकित्सा की और। चिकित्सा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट 3rd ईयर में है या 4th ईयर में है उनके लिए चिकित्सा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चिकित्सा भी हमें एक स्मार्ट वे में पढ़ना है, कोई रट्टा नहीं मारना है, समझ के पढ़ना है। तो आइए चिकित्सा एक सिंपल निमोनिक के साथ देखते हैं। क्या बोला गया है
कि हिक्का के प्रमुख चिकित्सा सूत्र निम्न प्रकार से वर्णित है। तो ये हमारा फ्लो डायग्राम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये फ्लो चार्ट आपको याद करना है क्योंकि इसी फ्लो चार्ट के जरिए हम बाकी की चिकित्सा लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी चिकित्सा आ जाती है निदान परिवर्जन, उसके बाद आता है स्नेहन व स्वेदन, उसके बाद आता है कफ वात शामक औषध व आहार विहार का सेवन। हम सभी को पता है जो हिक्का है इसमें हमारा वात और कफ प्रधान रहता है, इसलिए हम वात कफ शामक औषध आहार व विहार का सेवन करेंगे। फिर आता है हमारा 4 नंबर पे वमन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर है धूमपान और लास्ट में है योग अभ्यास में आ जाता है हमारा कुंभक व प्राणायाम। कुंभक आपने संस्कृत में पढ़ा ही होगा और प्राणायाम। तो ये आपको 6 चीज़ें याद करनी होती है, इसी के जरिए हम हिक्का की चिकित्सा लिखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर देख लीजिएगा कि निदान परिवर्जन, स्नेहन स्वेदन, कफवात शामक औषध आहार व विहार का सेवन, वमन, धूमपान और योग अभ्यास। चलिए अब चलते हैं आगे। अब हमने हिक्का को एक और सीक्वेंस में बांट दिया है कि हिक्का की 2 प्रकार से चिकित्सा करेंगे हम, संशोधन चिकित्सा और संशमन चिकित्सा। संशोधन में आ जाता है हमारा स्नेहन व स्वेदन, फिर आता है हमारा वमन कर्म और फिर आता है हमारा धूमपान। और संशमन में हम 2 चीज़ें देखेंगे, लेह योग और नस्य योग। तो ये आपको चार्ट याद करना है, ये 5 चीज़ें ही हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले संशोधन चिकित्सा देख लेते हैं। संशोधन चिकित्सा में भी स्नेहन व स्वेदन देख लेते हैं। तो क्या बोला गया है कि रोगी को सर्वप्रथम वंश प्रदेश पर सैंधव लवण तथा तिल तेल से मर्दन करने के पश्चात स्निग्ध द्रव्यों से स्वेदन कराना चाहिए। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि रोगी को हमें उसके वंश प्रदेश में सैंधव लवण तथा तिल तेल से मर्दन करने के पश्चात स्निग्ध द्रव्यों से मर्दन स्वेदन कराना चाहिए। तो ये था हमारा स्नेहन स्वेदन। वमन कर्म में हम लिखेंगे, हम सभी को पता है कि बलवान रोगी में वमन कराकर कफ को निकालना चाहिए। तो हमने क्या करा वमन कर्म में, हमने बलवान रोगी को वमन कराया और उसके कफ को निकालना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा धूमपान। धूमपान में क्या बोला गया है कि वमन के पश्चात हमें धूमपान का प्रयोग कराना चाहिए। तो ये आपको एक सीक्वेंस में करना है, स्नेहन स्वेदन, स्नेहन स्वेदन कराने के बाद वमन कर्म, वमन कर्म कराने के बाद धूमपान। ठीक है, तो ये आपको एक सीक्वेंस में हमें कराना है। उसके बाद आ जाता है हमारा जो सेकंड है वो आ जाता है संशमन चिकित्सा। संशमन चिकित्सा में भी सबसे पहले हम लेह योग देखेंगे। इसमें क्या करना है हमें, लेह योग में आप सभी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये आपने घर में यूज़ करी होगी चिकित्सा। तो काली मरीच का चूर्ण शहद के साथ चटाना है, हरित की चूर्ण 2 ग्राम लेके मधु के साथ चटाना है और कुटकी चूर्ण एवं स्वर्ण गैरिक संभाग लेकर शहद के साथ चटाना है। तो ये तो आप सभी ने नॉर्मली घर में हमारे यूज़ होती है ये। ठीक है, तो काली मिर्च के साथ, काली मिर्च के चूर्ण के साथ हमें शहद मिला के चटाना है। हरित की चूर्ण 2 ग्राम लेना है, उसे मधु के साथ चटाना है और कुटकी चूर्ण और स्वर्ण गैरिक को एक समान लेना है और उसे भी शहद के साथ उस रोगी को चटाना है। उसके बाद नस्य योग में क्या बोला गया है कि सैंधव लवण तथा सुख उष्ण घृत का नस्य देना है और रक्त चंदन को स्त्री दूध के साथ पीसकर उसका हमें नस्य देना है। तो ये होता है हमारा संशमन चिकित्सा। एट लास्ट हम देखते हैं औषध योग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं औषध योग। इसके लिए आप सभी को ये निमोनिक याद करनी होती है कि हिक्का और श्वास के 5 से 10 उपाय करो। जो हिक्का और श्वास है इसमें हमने कितने उपाय करने हैं, 5 से 10 उपाय करने हैं। ये आपकी निमोनिक होती है, ये आप हिक्का में भी यूज कर सकते हैं और श्वास में भी यूज कर सकते हैं, जो ये औषधि योग हम देखने वाले हैं। तो हिक्का से बन जाता है हमारा हिक्कांतक रस। ठीक है, उसके बाद और से बन जाता है हमारा आरोग्यवर्धनी वटी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आरोग्यवर्धनी वटी होता है। उसके बाद श्वास से बन जाता है श्वास कुठार रस। ठीक है, तो कृमि कुठार रस के नाम से भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क से बन जाता है हमारा करचूर चूर्ण। उसके बाद प से बन जाता है हमें पिपलियादि चूर्ण। फिर स से बन जाता है हमारा शीतोपलादि चूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कॉमन है शीतोपलादि चूर्ण। उसके बाद दश से बन जाता है दशमूलाक्वाथ और दशमूली घृत। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बन जाता है उपाय से बन जाता है उपाय अभिलुप्ता चिकित्सा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली चिकित्सा मैं फिर बोलता हूँ, जिसने भी इसके चिकित्सा के नोट्स डाउनलोड करने हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाके हिक्का के चिकित्सा के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वो मैंने एक ईजिली और शॉर्ट
शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाया है, ठीक है। तो आप उसे डाउनलोड करके आप उसे याद कर सकते हैं। तो आपको ये औषधीय योग याद करना होता है कि हिक्का और श्वास के 5 से 10 उपाय करो, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर क्लिक करके उसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हिक्का की चिकित्सा। हिक्का के बारे में मैंने जितना भी बताया बहुत ही सिंपल वे में बताने की कोशिश की है। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे आपको ईजिली वे में समझ आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क मी। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।